नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पी.के. सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो प्रश्न एकादशी 11 है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह एकादशी यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज की प्रश्न एकादशी 11 का पहला प्रश्न। परसोना कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किए गए हैं इस एकादशी में। परसोना कौन सी भाषा का शब्द है? परसोना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। विकल्प ए सही है। पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है। परसोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता था मुखौटा। परसोना का अर्थ क्या है? मुखौटा। नाटकीय पोशाक, नाटक करते समय व्यक्ति जो पोशाक या मुखौटा धारण करते थे उसे परसोना कहा जाता था। उसी परसोना से पर्सनैलिटी शब्द बना जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तित्व। तो परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का भी एक महत्वपूर्ण शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, वह है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, साइको और लोगस से बना है। और संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द भी परीक्षा में पूछा जाता है जो है शिक्षा। शिक्ष धातु से बना है शिक्षा शब्द। संस्कृत का शिक्षा, ग्रीक का साइकोलॉजी और लैटिन का परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कार्यात्मकता का अग्रणी है। कार्यात्मकता का अग्रणी है विलियम बुंट, जे.बी. वाटसन, विलियम जेम्स, कर्ट लेविन। कार्यात्मकता का अग्रणी कौन है? तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। कार्यात्मकता का अग्रणी है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कार्यात्मकता का अग्रणी माना जाता है। आइए बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1870 के अंत में मनोविज्ञान में कक्षाएं देने के लिए अमेरिका का पहला स्कूल था। इन वर्गों को हार्वर्ड के सबसे शानदार प्रशिक्षक विलियम जेम्स द्वारा पढ़ाया जाता था। टिचनर एवं बुंट के विपरीत जेम्स अपने विश्लेषण में रोजमर्रा की जिंदगी में चेतना के महत्व पर अधिक रुचि रखते थे। काय के महत्व पर? चेतना के महत्व पर ज़्यादा रुचि रखते थे विलियम जेम्स। जेम्स ने ध्यान दिया कि कैसे मन लोगों को वास्तविक दुनिया में काम करने की अनुमति देता है। ये लोग कैसे अपने आसपास के वातावरण में काम करते हैं, खेलते हैं और अनुकूलन करते हैं। एक दृष्टिकोण जिसे उन्होंने कार्यात्मकता कहा था। इस विषय पर उनकी व्यापक पाठ्यपुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को इतनी शानदार ढंग से लिखा गया है कि इसकी प्रतियां अब भी मुद्रण में हैं। तो विलियम जेम्स कार्यात्मकता के अग्रणी माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यह भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे ये भी पूछा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, विलियम जेम्स। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? वाटसन, हल, युंग, गुथरी। किसने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। आप जो कहोगे वही बना दूंगा, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर चाहो तो डॉक्टर बना दूंगा, न्यायाधीश बना दूंगा, भिखारी बना दूंगा या चाहो तो चोर भी बना दूंगा। आप हमें स्वस्थ बच्चे दे दो 1 दर्जन। ऐसा कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही माने जाने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन का ये कथन है। वाटसन ने ये कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। कैसे बच्चे? स्वस्थ बच्चे। मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। जो चाहूँ
वो बना सकता हूँ। इनके कहने का आशय ये था कि यदि मुझे स्वस्थ बच्चे दे दिए जाएं तो मैं जो चाहूँगा बच्चे को वही बना दूंगा। जैसे शिक्षक बनाना चाहूँ तो शिक्षक बना दूंगा, डॉक्टर चाहूँ तो डॉक्टर बना दूंगा, न्यायाधीश बनाना चाहूँ तो न्यायाधीश बना दूंगा। अर्थात उन्हें साइकोलॉजी पर और अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वो बच्चे को जो बनाना चाहेंगे वो बना सकते थे। अर्थात एक शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को, बच्चे को जो चाहे वो बना सकता है। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है। तो ये कथन वाटसन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। वाटसन का तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न, मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन के अनुसार आदतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन के अनुसार आदतों का वर्गीकरण पूछा है। 2, 3, 4 और एक विकल्प यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है, यहाँ होना चाहिए था 7। कितना? 7। 2, 3, 7 या 5। मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन के अनुसार आदतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, 7। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मनोवैज्ञानिक ने आदतों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। सामान्यतः आदतों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड ने 3 वर्गों में आदतों को विभाजित किया है, शारीरिक आदतें, मानसिक आदतें और संवेगात्मक आदतें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन ने आदतों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। पहला वर्ग यांत्रिक आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने उन आदतों को रखा है जिनका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिन्हें वह एक बार सीखने के बाद अपने शरीर के अंगों से यंत्रवत करने लगता है, जैसे साइकिल चलाना। तो पहली आदत यांत्रिक आदतें, जिसका उदाहरण है साइकिल चलाना। दूसरा शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने उन आदतों को रखा है जो व्यक्ति की शारीरिक इच्छा के कारण बार बार करने से बनती हैं, जैसे चाय पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें हैं। तीसरी नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने मनुष्यों की उन आदतों को रखा है जो उसके नाड़ी संतुलन के अभाव एवं संवेगात्मक असंतुलन के कारण बन जाती हैं, जैसे बार बार आंखें झपकाना। चौथा भाषा संबंधी आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने मनुष्य की उन आदतों को रखा है जो उसके बोलने के उच्चारण, बोलने के स्वर एवं बोलने की गति आदि से संबंधित होती हैं, जैसे हमेशा ऊंचे स्वर में बोलना। विचार संबंधी आदतें। 5वें वर्ग में विचार संबंधी आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने मनुष्य के ज्ञान एवं विचार संबंधी आदतों को रखा है, जैसे बात बात पर तर्क करने की आदत। अगला है भावना संबंधी आदतें। छठा भावना संबंधी आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने मनुष्य की उन आदतों को रखा है जिनका संबंध उसकी भावनाओं से होता है, जैसे पशु पक्षियों की सेवा करना। 7वां नैतिक आदतें। 7वां प्रकार आदतों का माना है नैतिक आदतें। इस वर्ग में बैलेंटाइन ने मनुष्य की उन आदतों को रखा है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी का पालन करना, अपना कार्य स्वयं करना आदि। ये नैतिक आदतें हैं। तो मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन के अनुसार आदतों के वर्ग कितने हैं? 7। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। उत्तेजित अवस्था अर्थात कह सकते हैं संवेगावस्था। संवेग में व्यक्ति के मस्तिष्क में रिक्त स्थान बनती हैं
संवेग की अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन सी तरंगें बनती हैं? अल्फा तरंगें, बीटा तरंगें, या दोनों प्रकार की तरंगें, या कोई नहीं? तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। बीटा तरंगें सामान्य अवस्था में मनुष्य के मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बनती हैं जिनकी बारंबारता 8 से 12 होती है, और जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तब उसके मस्तिष्क में बीटा तरंगें बनती हैं जिनकी बारंबारता 18 से 30 तक होती है। तो उत्तेजित अवस्था में या संवेगावस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क में बीटा तरंगें बनती हैं। पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। चिंतन के मुख्य रूप हैं 2, 3, 4 या 5। चिंतन के मुख्य रूप 2 हैं। कौन कौन से? स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है आदर्श वाचन, मौन वाचन, ब्रेल लिप, ओष्ठ वाचन। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है ओष्ठ वाचन। चौथा विकल्प सही है, ओष्ठ वाचन। होठों को चला चलाकर बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आदर्श वाचन किसी पाठ का आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। बिना आवाज़ किए हुए यदि पाठ को याद किया जाता है, अनुकरण किया जाता है या वाचन किया जाता है बिना स्वर के, वो मौन वाचन होता है। और ब्रेल लिप से अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। सातवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता पूछी गई है। सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, ये सभी। आठवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। ये सभी। जो पिछड़ा बालक होता है वो धीमे धीमे सीखता है, यह विशेषता पाई जाती है। निराशा का अनुभव करता है, जीवन में निराश रहता है, आशा नहीं होती है, उसमें निराशा होती है। और समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार आठवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं एकादशी का 9वां प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। नकारात्मक शिक्षा देन है स्पेंसर की, रूसो की, एडम्स की, वेकन की। नकारात्मक शिक्षा रूसो की देन है। बी विकल्प सही है। नकारात्मक शिक्षा किसकी देन है? रूसो की। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय शिक्षा के क्षेत्र में दिया था। रूसो महान प्रकृतिवादी दार्शनिक था, तो उसने नकारात्मक शिक्षा की देन उसी की है ये। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉमसन। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बिने, टर्मन, स्टर्न ने एक कारक सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया। थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत दिया। और स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए बुद्धि के। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। उ अनु सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उ अनु सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक, गेने। उ का मतलब है उद्दीपक, अनु का मतलब है अनुक्रिया, सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे गए हैं, तो ये आप सब जानते हैं, थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। स्किनर का सिद्धांत आप जानते हैं, कौन सा सिद्धांत है? स्किनर ने सिद्धांत दिया है सीखने के सिद्धांत में। स्किनर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है स्किनर का सिद्धांत। पावलव का सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है और गेने की अधिगम सोपानिकी भी बहुत पूछी जाती है। तो स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है
सिद्धांत क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किए, चूहे पर प्रयोग किए इस सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। इसके बाद पावलव का यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और गेने ने अधिगम सोपानिकी दी, जिसमें 8 सोपान हैं। थार्नडाइक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उ अनुसिद्धांत के प्रवर्तक थार्नडाइक। 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आज की एकादशी पूर्ण हुई। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि एकादशी आपको उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।